गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सरल क्लासेज रेनी में। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस की। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने, देखिए और लोगों की तरह नहीं है कि हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पहले वीडियो देखें उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की। किसकी बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस की। तो मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल साइंस को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो पार्ट है आपका प्रमुख अवधारणाएं, राजनीतिक अवधारणाएं। दूसरा भारतीय संविधान का पार्ट है। हम यहाँ भारतीय संविधान के पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं? भारतीय संविधान के पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के पार्ट में हम लोग सबसे पहले भारतीय संविधान के पार्ट में स्टूडेंट्स हम सबसे पहले भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। अब हम बात कर रहे हैं भारत में शासन का। किसका अध्ययन कर रहे हैं? शासन का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि इकाई सेकंड, अध्याय फर्स्ट, ठीक है। इकाई सेकंड है भारत में शासन। क्या है? भारत में शासन। चैप्टर का नाम है संसद, लोकसभा और राज्यसभा। संसद, लोकसभा और राज्यसभा, इसका हम यह क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, हम कल बात किए थे यहाँ संसद की। किसकी बात किए थे? संसद की बात किए थे कि संसद, जिसे विधायिका या व्यवस्थापिका भी कहा जाता है, भारत में व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनी होती है, अर्थात संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद में राष्ट्रपति का भी उल्लेख किया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, संसद का अध्ययन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं कि संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में इसका उल्लेख किया गया है। संसद सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, किन किन व्यक्तियों का निर्वाचन इसमें चाहिए, ये सब हम बात कर चुके हैं। तो आज संसद के बाद जो हम बात करेंगे, संसद के बाद, ठीक है ना, जो हम बात करेंगे वो हम आज बात करेंगे राज्यसभा की। क्योंकि संसद के दो सदन हैं। कितने सदन हैं? दो। संसद के कितने सदन हैं? दो सदन हैं। पहला जो सदन है, ठीक है ना, या बड़े की हम बात करें तो बड़ा जो सदन है वो यहाँ आपका आएगा राज्यसभा, ठीक है, और यहाँ पर आएगा लोकसभा। तो देखिए, हम हमारे बुक के अनुसार चल रहे हैं। आप लोग अपनी बुक को सामने रखते हुए इसको पढ़िए, समझिए, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ बात करें संसद की। तो संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान के 79 में। तो फिर संसद के बाद दो सदनों में राज्यसभा। तो राज्यसभा का उल्लेख यहाँ किया गया है 80। कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 80 में। उसके बाद लोकसभा। तो लोकसभा का यहाँ उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 81 में। किस में किया गया है? 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं संसद, राज्यसभा और लोकसभा की। तो अब आता है आपके राज्यसभा। कल हम पढ़ चुके थे संसद के बारे में। तो आज देखिए, आज जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे हम राज्यसभा का। किसका अध्ययन करेंगे? राज्यसभा का। देखिए, दोनों को हम या तो एक सारणी के माध्यम से भी समझ सकते हैं या फिर दोनों को हम अलग अलग भी समझ सकते हैं। सारणी के माध्यम से भी समझ सकते हैं और अलग अलग भी समझ सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की। किसकी बात कर रहे हैं? राज्यसभा। तो नाम से ही पता चल रहा है कि राजाओं की सभा। तो देखिए, राज्यसभा, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम? राज्यसभा की बात कर रहे हैं। तो देखिए, राज्यसभा को
किसको? राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। हम आपके सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं। अगर जीके के माध्यम से हम बात करें तो इसमें बहुत सारा जीके का टॉपिक आ जाएंगे, तो हमको सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ सिलेबस के अनुरूप चलना है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं लोकसभा, किसकी बात कर रहे हैं? सॉरी, राज्यसभा की। किसकी बात कर रहे हैं? राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले राज्यसभा में जो हम अध्ययन करेंगे कि राज्यसभा को संसद का क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। इसे राज्यसभा को राज्यों का सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यसभा को राज्यों का सदन भी कहते हैं। अब संसद का उल्लेख 79 में, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में। तो राज्यसभा का किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? अनुच्छेद 81, सॉरी 80 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन। द्वितीय सदन भी कहा जाता है। किसको? राज्यसभा को। ठीक है ना। और संघीय संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको सारणी के माध्यम से हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से यह समझ में आएगा। तो देखिए, हम सारणी के माध्यम से इसको पढ़ लेते हैं। इसमें सारी चीज़ आ जाएगी, जल्दी आपके कवर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, बोर्ड आपको दिख ही रहा है। बात करते हैं संसद की। किसकी बात करते हैं? संसद की। संसद का उल्लेख 79 में। किस में किया गया है? 79 में। संसद के दो सदन, पहला लोकसभा, दिख रहा है ना सभी को। दूसरा जो सदन आएगा यहाँ पे आएगा आपका राज्यसभा। कौन सा आएगा? राज्यसभा। पहला सदन लोकसभा और दूसरा सदन जो आएगा वो कौन सा आएगा? राज्यसभा आएगा। ठीक है ना। देखिए, संसद का उल्लेख 79 में किया गया है, लोकसभा का 81 में और राज्यसभा का 18 में किया गया है। यहाँ आप अनुच्छेद लिख सकते हो। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है और लोकसभा का 81 के तहत किया गया है। अब देखिए, संघीय संसद के निम्न सदन को, यहां मैं लिख रहा हूं, संघीय संसद के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा। ध्यान रह जाएगा कि संघीय संसद के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा। और संघीय संसद के उच्च सदन को, संघीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। फिर इसमें बात करते हैं हम सदस्य संख्याओं की। किसकी बात करते हैं? सदस्य संख्याओं की। प्रथम सदन, द्वितीय सदन। तो लोकसभा का यह सदन किन किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए, यह प्रथम सदन, ठीक है ना। किन किन नामों से जाना जाता है? प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन। ठीक है ना। वह मूर्खों के सदन के नाम से, मूर्खों का सदन के नाम से भी लोकसभा को जाना जाता है। ठीक है ना। लोकसभा को किन किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए, लोकसभा को यहां प्रथम सदन, निम्न सदन, ठीक है, लोकप्रिय सदन, वह मूर्खों का सदन भी
कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन ये कह ही रहे हैं। तो देखिए राज्यसभा को क्या क्या कहा जाता है, राज्यसभा को क्या क्या कहा जाता है। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं, ठीक है ना। तो राज्यसभा को भी इन नामों से जाना जाता है, द्वितीय सदन व उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे जो बढ़ रहे हैं, तो आगे सबसे पहले ये पूछता है कि लोकसभा के सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो आयु होनी चाहिए वो चाहिए 25 वर्ष। कितनी चाहिए? 25 वर्ष। यहाँ पर अगर हम बात करें राज्यसभा का सदस्य के लिए आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी चाहिए? 30 वर्ष, ठीक है ना। फिर लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। और राष्ट्रपति चाहे तो इसे समय से पहले भी क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष, ठीक है। प्रति 2/3 सदस्य 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये पूछता है आगे कि इसमें लोकसभा में क्या पूछ रहा है? वो कार्यकाल पूछ रहा है, 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। फिर पूछता है अधिकतम सदस्यों की संख्या। किसके सदस्यों की संख्या पूछता है वो? अधिकतम सदस्यों की संख्या। तो देखिए लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, किसकी संख्या? अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, ठीक है। अब यह पूछता है, सदस्यों की बात हो गई, तो यहाँ हमारे पास स्पेस कम होगा तो इसको साफ करना पड़ेगा। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि किन किन चीज़ों का यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है। देख लिया? साफ कर देता हूँ इसको। देखिए आगे देखना, आगे देखिए स्टूडेंट सब। यहां हमने कहा था कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। परंतु वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है, वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। और राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 245। कितनी होगी? 245, ठीक है ना। वर्तमान की हम बात करें, अधिकतम मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में 552 होगी, राज्यसभा में 250 होगी, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष होगा, राज्यसभा का 6 वर्ष होगा। अब आगे देखिए आप लोग, अब आगे देखिए ये 545 जो सदस्य है इनका विभाजन किस प्रकार किया गया है। तो यहां हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो लोकसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं 545 में थे, तो 530 जो सदस्य चुने जाते हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं। किन से चुने जाते हैं? राज्यों से, ठीक है ना। तो राज्यों से कौन चुने जाते हैं? एमपी, जो जिले या जनपद का एक होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद राज्यों से चुन लिए, राज्यों के बाद आते हैं केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। किससे? केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुने जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ सदस्य चुने जाएंगे 13, अर्थात 13। उसके बाद कितने बचे? 545 में से लगभग 2 बचे,
तो यहाँ जो 2 सदस्य चुने जाते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत। कहाँ पर? लोकसभा में। अब ये 2 सदस्य कौन होते हैं? ये 2 सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन। कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन। कौन से होते हैं ये 2 सदस्य? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय, जिनके माता या पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी था। अर्थात भारत में ब्रिटिश शासन था, एंग्लो अंग्रेज, इंडियन भारतीय। तो माता या पिता में से एक अंग्रेज और एक भारतीय होना, तो वो जो उनसे उत्पन्न जो संतान होती थी वो क्या कहलाती थी? एंग्लो इंडियन कहलाती थी। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आप लोकसभा का प्रारूप, राज्यों से 530, केंद्र शासित प्रदेश से 13 और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत वो सदस्य कैसे होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245। तो देखिए राज्यों से कितने सदस्य चुने जाते हैं? चुनाव के इनकी बात करेंगे हम आगे। तो राज्यों से जो सदस्य चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं 229। केंद्र शासित प्रदेशों से जो सदस्य चुने जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, समझ में आ जाएगा, 4 सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं? 4। अब 233 हो गए, बचे कितने? 12। ये जो 12 सदस्य है ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। किसके द्वारा मनोनीत है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। अब राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य लिए जाते हैं राज्यसभा में? 4। और राज्यों से 229। अब जिस प्रकार से लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं, राज्यसभा में ये 12 सदस्य कौन कौन से होंगे? राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों जो नियुक्त करता है ये कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा व नोबल क्षेत्र में जो उच्च व्यक्ति होते हैं उनको क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। ठीक है ना। 12 सदस्य। अब देखिए इनका चुनाव। तो लोकसभा में जो सदस्य होते हैं, लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। किससे किया जाता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव। जैसे राज्यों से हम बात करें, तो राज्यों से हम बात करें जैसे राजस्थान की, तो राजस्थान से लोकसभा के जो सदस्य हैं कितने हैं? 25। जैसे हम हमारे जिले अलवर की बात करें तो अलवर का एक सदस्य होगा और वह सदस्य क्या कहलाएगा? एमपी या सांसद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और एमपी का चुनाव कौन करते हैं? सीधे प्रत्यक्ष रूप से जनता। कौन करती है? जनता। ठीक है ना। तो राज्यसभा के सदस्यों को भी क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। परंतु राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। किससे किया जाता है? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। कौन सी विधि से? अप्रत्यक्ष विधि से। अब अप्रत्यक्ष विधि कैसे मानी जाएगी? एकल संक्रमणीय, जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए जनता द्वारा, कि जनता ने किसको चुना? विधानसभा के सदस्यों को, अर्थात विधायक को। और विधायक किसको चुनते हैं? राज्यसभा के सांसदों को। ठीक है ना। तो यह सदस्य चुने जाते हैं। जिस तरह से राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें निर्धारित है, वैसे राजस्थान से राज्यसभा में कितनी सीटें निर्धारित है? 10। कितनी सीटें निर्धारित है? 10। और लोकसभा में 25 सीटें निर्धारित है। एमपी को मैंने बताया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। वहां विधायक का जो नाम लिया है वो एमएलए है। एमएलए जिसे मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली कहा जाता है, विधानसभा का सदस्य। और ये लोकसभा का सदस्य। ठीक है ना। अब आगे देखिए आप लोग। ठीक है। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है और राज्यसभा का चुनाव जनता द्वारा किसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इन्हीं में से लोकसभा में से इन्हीं सदस्यों में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इन्हीं में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है?
राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? वेंकैया नायडू। कौन है? वेंकैया नायडू। ठीक है ना। इन्हीं में से एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। इन्हीं में से एक उपाध्यक्ष चुना जाता है सदस्यों में से ही। ठीक है ना। तो वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा, वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा उसी प्रकार की दो समितियां, उसी प्रकार के दो संस्थान हैं जिस तरह से प्राचीन काल में दो संस्थाएं होती थी, एक सभा और दूसरी समिति। एक सभा नाम से जानी जाती है, दूसरी किस नाम से जानी जाती थी? समिति। उसी तरह से वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा भारत के संसद में दो समितियों के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है ना। तो राजस्थान में लोकसभा के कितने सदस्य निर्धारित है? 25। और राज्यसभा के कितने सदस्य निर्धारित है? 10। अगर विधानसभा की हम बात करें, राजस्थान विधानसभा की, तो राजस्थान विधानसभा में जो कुल सदस्य है असेंबली में, तो कितने हो? 200 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 200। 25 सदस्य लोकसभा से राजस्थान में, 10 राज्यसभा से और 200 विधानसभा से। ये ध्यान रह जाना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए लोकसभा में सदस्य की आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। राज्यसभा में 30 वर्ष। राष्ट्रपति की आगे बात करेंगे तो राष्ट्रपति की आयु, राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वर्ष की आयु चाहिए? 35 वर्ष की आयु चाहिए। 35 ईयर्स ओल्ड। कितना? 35 वर्ष की आयु चाहिए। ठीक है ना। ये ध्यान से समझ लेना आप लोग, एक बार इसको अच्छे से देख लो। ठीक है ना। तो राज्यसभा की अवधि, लोकसभा की अवधि, ये आपके क्लियर हो गया। सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा होता है लोकसभा में, इसमें जनता के द्वारा नहीं होता। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति होती है उसमें यह होता है कि जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वो राज्य विधानमंडल के मनोनीत सदस्य, ठीक है ना, भाग लेते हैं। जिस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होगा। अब इनके कार्यकाल का जो बात करें हम, तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है, राज्यसभा का कार्यकाल मैंने आपको बताया था 6 वर्ष। कितना बताया था? 6 वर्ष। तो देखिए राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो अनुच्छेद 83 के अंतर्गत कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष का। अनुच्छेद 83 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 83 के अंतर्गत कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष का होगा। ठीक है ना। आगे देखिए आप लोग, राज्यसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। ठीक है। 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर क्या कर लेते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। कोई भी सदस्य कितनी बार राज्यसभा के लिए चुना जा सकता है। ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके यहाँ बताए गए। लोकसभा की मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 5 वर्ष बाद लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है। ठीक है ना। उसी तरह से जिस तरह से अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होगा, और उसी तरह से राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। और अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं संसद के कार्य। ठीक है ना। वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। ठीक है ना। ये मैं आपके अभी साफ कर देता हूं, इसको ध्यान से आप लोग समझ लेना वीडियो को। देखिए संसद में लोकसभा और राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं। मैं आपको सारणी के माध्यम से यह सब कुछ बता चुका हूं। नोट्स आपके पास उपलब्ध है ही। ठीक है ना। तो आप लोग इनको ध्यान से पढ़िए, देखिए और समझिए। अब हम बात करते हैं संसद के कार्यों की। किन की बात करेंगे? संसद के कार्यों की। ठीक है ना। जो सिलेबस में है आपके सब, वो सब मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ कि कौन कौन सी बातें आपके आएंगी। तो देखिए अब उसके बाद आता है आपके क्या?
संसद के कार्य, ठीक है ना। तो संसद के कार्यों में सबसे पहला जो कार्य है, देखिए समझने की बात है, संसद के कार्य, किताब में आपके टॉपिक चल रहा है लास्ट। पहला कार्य है विधि निर्माण कार्य, विधि निर्माण कार्य। संसद का कौन सा कार्य है? विधि निर्माण कार्य, ठीक है ना। कानून बनाना, तो व्यवस्थापिका कार्य का होता है कानून बनाना, तो व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। दूसरा जो है वो है धन विधेयक पारित करना, धन विधेयक पारित करना। इन चीज़ों को अभी समझेंगे हम लोग। संसद के कार्य एक नज़र देख लीजिए आप लोग। तीसरा जो कार्य होगा वो होगा संविधान संशोधन का कार्य। कौन सा होगा? संविधान संशोधन का कार्य, संविधान संशोधन का कार्य। एंड फोर्थ जो होगा वो होगा कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन करती है? संसद। कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य। देखिए स्टूडेंट, ये 4 प्रकार के जो कार्य हैं संसद के, ये आपके सिलेबस में बताए गए हैं। अब संसद के जो कार्य हैं इनको हमको ध्यान से पढ़ना है और समझना है, ठीक है ना। तो देखिए संसद के जो कार्य हैं उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे विधि निर्माण कार्य की। किसकी बात करेंगे? विधि निर्माण कार्य की। पहला कार्य कौन सा है संसद का? विधि निर्माण। तो विधि को क्या कहते हैं? विधि निर्माण को, विधि को कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कानून भी कहा जाता है। तो देखिए विधि निर्माण संसद का सर्वप्रमुख कार्य है। विधि निर्माण संसद का सर्वप्रमुख कार्य है। विधि निर्माण बात करें, इसको साफ कर देते हैं यहाँ। तो विधि निर्माण क्या है? संसद का प्रमुख कार्य है। ये चारों आपको ध्यान रहने जाने चाहिए। विधि निर्माण कार्य, दूसरा धन विधेयक पारित करना, तीसरा संविधान संशोधन का कार्य, चौथा कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य। पहला है विधि निर्माण कार्य। कौन सा है? विधि निर्माण कार्य। तो देखिए विधि निर्माण जो कार्य है यह संसद का प्रमुख कार्य है। विधि निर्माण संसद का सर्वप्रमुख कार्य है। यह संसद का सर्वप्रमुख कार्य है। कैसा कार्य है? संसद का सर्वप्रमुख कार्य है, ठीक है ना। विधि निर्माण में संसद के तीनों अंग भाग लेते हैं। विधि निर्माण में संसद के तीनों अंग भाग लेते हैं। अब 3 अंग कौन कौन से हो गए संसद के? पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। तीनों क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। तो संसद के विधि निर्माण में तीनों क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है ना। फिर आता है इसमें एक शब्द विधि निर्माण का कार्य होता है विधेयक बनाना। कि जब किसी कानून का प्रारूप संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विधेयक। जब किसी कानून का प्रारूप संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विधेयक। जब किसी कानून का प्रारूप संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विधेयक। क्या कहते हैं? प्रस्तुत किया जाता है तो उसे विधेयक कहते हैं, ठीक है ना। और कोई भी विधेयक जब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो जाए। किसके हस्ताक्षर ना हो जाए? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो जाए, ठीक है ना। अब विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है ना। तो विधेयक को पेश करने वाले व्यक्तियों के आधार पर एक होता है सरकारी विधेयक। कैसा विधेयक होता है? सरकारी विधेयक। दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। तो सरकारी विधेयक कि जब विधेयक को मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। विधेयक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक, दूसरा गैर सरकारी विधेयक।
दूसरा कौन सा होता है? गैर सरकारी विधेयक। तो देखिए सरकारी विधेयक कि जब विधेयक मंत्री परिषद या मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो कैसा विधेयक कहलाता है? वो सरकारी विधेयक कहलाता है। कैसा विधेयक? और जब विधेयक को मंत्री परिषद के किसी सदस्य के अलावा अन्य सदस्य द्वारा प्रयुक्त किया जाता है तो वह विधेयक कैसा कहलाता है? गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। अब संसद द्वारा जो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है वो प्रमुख है। पहली जो प्रक्रिया है साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है ना? कौन कौन सी है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो देखिए हम बात करेंगे साधारण विधेयक की। किसकी बात करेंगे? साधारण विधेयक की। संसद द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर। किसके द्वारा अपनाई जानी? संसद द्वारा। अब इसमें भी 4 प्रकार के विधेयक हैं। कौन कौन से? साधारण, धन, वित्त और संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है ना? ये सब आपके सिलेबस में वर्णित है। विधेयकों को ध्यान से पढ़ना है। प्रथम वाचन कि किसी सदन में सरकारी विधेयक करने को प्रस्तुत करने के लिए 7 दिन पहले क्या देनी होती है? सूचना देनी होती है, अनुमति लेता है। ठीक है? तो ये विधेयक है साधारण विधेयक, धन विधेयक। उसके बाद देखिए आपके जो आता है वो आता है धन विधेयक पारित करना। दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है धन विधेयक पारित करना संसद के कार्यों में। तो संसद के कार्यों में दूसरा है धन विधेयक पारित करना। तो ध्यान से देखना, धन विधेयक कि धन विधेयक पारित करना संसद का कार्य है। दूसरा जो पॉइंट आएगा वो कौन सा आएगा? धन विधेयक। पहला विधि निर्माण का कार्य था जो संसद के द्वारा किया जाता है। दूसरा आएगा धन विधेयक। कौन सा है? धन विधेयक। तो देखिए धन विधेयक में क्या कहते हैं कि धन विधेयक पारित करना किसका कार्य है? संसद का कार्य। किसका कार्य है? संसद का कार्य। सबसे पहली लाइन कि धन विधेयक पारित करना किसका कार्य होगा? यहाँ संसद का कार्य होगा। अनुच्छेद 109 में विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 109 में किया गया है। कहां पर किया गया है? 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। ठीक है ना? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये शब्दों पे ध्यान देना, किया जा सकता। ठीक है ना? इसे कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में। कहां पर प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में इसको क्या किया जा सकता है? प्रस्तुत किया जा सकता है। किसको? धन विधेयक को। ठीक है ना? और वह राष्ट्रपति की सिफारिश पर। कहां पर? राष्ट्रपति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रपति की सिफारिश पर धन विधेयक को लोकसभा में पारित किया जा सकता है। कहां पर पारित किया जा सकता है? और लोकसभा द्वारा पारित किया जाने के पश्चात राज्यसभा की सिफारिशों के लिए उसके पास भेजा जा सकता है और 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य है। किसको? राज्यसभा को। कि राज्यसभा में इसको भेज तो सकते हैं परंतु राज्यसभा को 14 दिन के भीतर राज्यसभा को 14 दिन के भीतर अंडर 14 डेज इसको कहाँ पारित करना होगा? लोकसभा में। कहाँ भेजना होगा? लोकसभा में भेजना होगा। ठीक है ना? लौटाना अनिवार्य है। ठीक है? और वही दोनों सदनों के द्वारा पास किया जाना जाएगा धन विधेयक। तो इसमें इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन 109 में किया गया है। इसे परिभाषित 110 में किया गया है। राज्यसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की सिफारिश पर धन विधेयक को लोकसभा में क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना?
राज्यसभा में अगर भेज भी दिया जाता है तो 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को लोकसभा को लौटाने अनिवार्य होगा। किसको? धन विधेयक को। ठीक है, उसके बाद आता है संविधान संशोधन का कार्य। तीसरी जो कार्य है, तीसरा जो आपका कार्य है वो है संविधान संशोधन का कार्य। देखिए स्टूडेंट, जब तक आप नोट्स नहीं समझोगे, नोट्स नहीं पढ़ोगे, आपको यह वीडियो थोड़ा अजीब लगेगा। जैसे ही आप नोट्स पढ़ोगे तो यह वीडियो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब संविधान संशोधन विधेयक है क्या? तो देखिए, संविधान संशोधन विधेयक, ध्यान देना, मैं समझा रहा हूं आप कि संविधान संशोधन विधेयक वह विधेयक होता है, विधेयक का मतलब कानून होता है, जिसके द्वारा संविधान, जिसके द्वारा संसद संविधान के किसी शब्द, शब्दावली या अनुच्छेद में परिवर्तन अर्थात संशोधन का विधेयक लाती है। संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों को क्या है? समान शक्ति प्राप्त है। दोनों सदनों को, जैसे लोकसभा को और राज्यसभा को क्या प्राप्त है? दोनों को समान शक्ति प्राप्त है। यह विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है? प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों द्वारा इसे अलग अलग पारित करना आवश्यक है। दोनों सदनों द्वारा पारित संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद क्या माना जाएगा? पारित समझा माना जाएगा। और राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता। ठीक है ना? अर्थात संविधान देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की पूर्ति का उपकरण होता है। अगर संविधान में संशोधन करना होगा तो दोनों सदनों में संशोधन किया जा सकता है। राष्ट्रपति को उस पर क्या करना होगा? हस्ताक्षर करना होगा। उसके बाद आपका जो चौथा पॉइंट आता है, वो चौथा पॉइंट आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य। कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य। देखिए, व्यवस्थापिका का जो कार्य होता है, कानून का निर्माण करना होता है। ठीक है, विधि निर्माण का कार्य होता है। और व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। कौन? संसद। ठीक है ना? तो संसद का कार्यपालिका पर क्या होता है? नियंत्रण का भी कार्य होता है। तो देखिए, कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है एवं जनता मताधिकार के माध्यम से उसको क्या करती है? नियंत्रित करती है। जनता मताधिकार के माध्यम से उसको क्या करती है? नियंत्रित करती है। ठीक है ना? अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्थापिका में कार्यपालिका अर्थात सरकार अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, अतः कार्यपालिका सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत की संसद कार्यपालिका के निम्न तरीकों से नियंत्रित करती है। ठीक है ना? कि जैसे प्रश्नकाल में लिखित एवं मौखिक प्रश्न पूछकर, शून्यकाल में बिना सूचना दिए सार्वजनिक महत्व का प्रश्न उठाकर आदि कार्य करती है। निंदा प्रस्ताव करती है, काम रोको प्रस्ताव करती है, अविश्वास प्रस्ताव करती है। ठीक है ना? ये कार्य करने का कार्य करती है कार्यपालिका पर नियंत्रण का। अर्थात भारतीय संविधान विभिन्न तरीकों से कार्यपालिकाओं को नियंत्रण करती है। जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यान आकर्षण, ये सब आपके नोट्स में दिया गया है। ध्यान आकर्षण, ये सभी कार्य। ठीक है ना? निंदा प्रस्ताव। लेकिन कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण की सबसे बड़ी शक्ति संसद को प्राप्त है। अर्थात किसको प्राप्त है? लोकसभा को प्राप्त है। वह है कि विश्वास एवं अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। इसके साथ ही संसद देश में विचार विमर्श करने का सबसे बड़ा मंच है। संसद देश में विचार विमर्श करने का सबसे बड़ा मंच है। क्या है? मंच है। और विकास एवं कल्याण की विभिन्न योजनाओं में विस्तार से संसद पर क्या होती है? चर्चा होती है। ठीक है ना? इसके साथ संसद का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो कानून निर्माण का कार्य होता है। संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के निर्वाचन एवं उनको पद से हटाने आदि का कार्य भी करती है। कि संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, आदि को उनको पद से हटाने का कार्य भी करती है। तो यहाँ आपका आज
जो सेकंड चैप्टर था भारत में शासन, सेकंड इकाई थी, उसका पहला चैप्टर था संसद, लोकसभा और राज्यसभा, कंप्लीट होता है। अध्याय 1 संसद, लोकसभा व राज्यसभा, आज आपका यह चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है ना, आप इसको ध्यान से देखें, वीडियो को समझे, और कुछ समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें।